की तादाद बढ़ रही है, सड़क पर भी बढ़ रही है, अंदर भी अंत्येष्टि स्थल और जहां पर उनका आवास है, कुछ लोग अंत्येष्टि स्थल की तरफ भी कह रहे हैं कि वहां पर तैयारी, लेकिन अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि कहां पर उनका अंतिम संस्कार, क्योंकि ऑफिशियली देखा जाए तो अभी कुछ देर तक इनकी बॉडी यहाँ रखी जाएगी। और सबसे अहम बात है, पन्ना जी की आमद के बाद तमाम चीजें तय की जाएंगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनके पुराने संगी साथी, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये हम लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला है, अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये जांच का विषय। ये शोकाकुल हैं सब लोग। मैम, आप लोग पुराने साथी हैं उनके? हम तो हमने अब क्या बता, नेताजी रक्षा मंत्री थे तो मैं इसी जगह, मेरे भाई साहब रेलवे में थे, मैं तब रहती थी। तो प्रतीक जी के साथ मैं उनकी बचपन, मतलब मैं बहुत बड़े नहीं थे, इतने बड़े हमें लग रहा थे, तब उनसे मिले थे हम। पहली बार उनके गाड़ी में बैठे भी थे और हम लोग एक मार्केट करने गए थे, जो कि उनकी जो ड्राइवर थे ना, तो हम लोग पारिवारिक मोहल्ले की पड़ोस की होती संबंध ना, वैसी थे। तो मार्केट हम लोग भी जाते, वो भी जाते। प्रतीक यादव जी को मैंने तब से मैं जानती हूँ, वो व्यक्तिगत आदमी बहुत बढ़िया थे, उनका नेचर बहुत बढ़िया था। कुछ लोग मेरे साथ हैं। राम सिंह राणा जी, आप घंटों से आप लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, आप लोग निजी रिश्ते उनसे रहे हैं? जी, समाजिक परिवार में के सदस्य थे, हमारे नेताजी के बेटे थे, इसलिए भी आप अच्छी ताल्लुकात थे, खूब आना जाना? हाँ, नेताजी से हमारा बहुत मानते थे, बेटे की तरह में, और नेताजी के बेटे थे, इसलिए हम लोग के लिए बहुत दुख का समय। राम सिंह राणा थे मेरे साथ, दूसरे और समाजवादी पार्टी तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं राज चतुर्वेदी जी, कैसे आप देखते हैं इस घटना को? अभी अत्यंत दुखद घटना है और इस घटना की भरपाई तो किसी तरीके से नहीं हो सकती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अत्यंत दुखी हैं और समाजवादी परिवार भी पूर्ण रूप से दुखी है और आपके माध्यम से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हाँ, बिल्कुल। पोस्टमार्टम है, देखिए कुछ अधिकारी और आगे हैं, देखिए अब सीनियर जी। तो प्रतीक यादव मौत केस में एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रतीक यादव का बेडरूम सील कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, प्रतीक यादव का बेडरूम सील कर दिया गया। लैपटॉप और फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पुलिस की टीम जो 9 बजे के आसपास पहुंची थी प्रतीक यादव के घर, उसने बेडरूम को सील किया है और जो भी संदिग्ध परिस्थितियां हैं उन जगहों को सील कर दिया गया है, ताकि फॉरेंसिक टीम जब पहुंचे तो मामले की जांच पड़ताल हो सके। एक बड़ी खबर यह है कि बेडरूम को सील करने के साथ साथ उनके लैपटॉप और फोन को पुलिस ने कब्जे में लिया है। अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, घर के बाहर ही मौजूद है, जहां पर प्रतीक यादव को जानने वाले, उनके समर्थक मौजूद हैं और सभी सदमे में हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता पहुंचे वो भी सदमे में हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिंदा दिल 38 साल की उम्र में उनका निधन कैसे हो गया। और शोक संतप्त है पूरा का पूरा समाजवादी परिवार। अलाउद्दीन का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, ये बड़ी खबर कि लैपटॉप और फोन को अपने कब्जे में लिया है पुलिस ने, क्या ये सामान्य प्रक्रिया है या इस मामले में संदिग्ध परिस्थितियों की वजह से इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल आपका वाजिब है। मैं इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप अंदर आवास की तरफ चलेंगे जहाँ पर डीसीपी अभी आए हुए हैं। ये जो स्थिति परिस्थितियां धीरे धीरे बन रही हैं, जो शक शुबहात की स्थितियां बन रही हैं, ये उसी की तरफ पुख्ता इशारा करती हैं कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़े तो सबूत कहीं कम न रह जाएं, क्योंकि ये मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। जिस तरह से एक भाई के तौर पर, हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, और जिस तरह से उनके बयानात फिर आ गए हैं, तो उसके बिना पर इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में चीजें जो है डेटा के साथ साथ तमाम चीजें कहीं पीछे ना रह जाएं, उन तमाम अनसुलझी हुई कहानियों को सुलझाने के लिए। और एक बात बहुत अहम है कि तकनीक के आज के जमाने में बहुत सारी चीजें तकनीक से ही हल हो जाती हैं, और तकनीक कई बार इतनी मदद कर देता है कि जितना कोई सोचे नहीं रहता है, और तकनीक के जरिए से कड़ियों को सुलझाने में मदद ज्यादा मिलती है। और शायद यही वजह है कि कमरे को सील करने की जगह से जो उनके फोन है या लैपटॉप हैं उसको भी सील किया जा रहा है, क्योंकि उसके माध्यम से ज्यादा जानकारी इस बात की मिल पाएगी कि आखिर किन स्थितियों परिस्थितियों में तमाम चीजें और घटनाक्रम पेश आए हैं। क्योंकि हम सबको याद है कि 2-3 महीने पहले भी जिस तरह के निजी मामलात को लेकर टिप्पणियां हुई थी, उस घटना
घटनाक्रम के बाद कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस एंगल को पुलिस छोड़ना चाहती है। तो ऐसे में मौके पर डीसीपी की भी गाड़ी आई है। तुम्हारे दूसरे जो सीनियर अफसरान है वो यहाँ आवास पर पहुंचे हुए हैं और सीनियर अफसरान सड़क पर भी तमाम चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गेट पर आप देखें, एक बार गेट पर कैमरा जूम करेंगे तो गेट पर भी सीनियर अधिकारी फिलहाल मौजूद हैं। उनके तमाम दूसरे अधिकारी जो वो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो ऐसे में किसी भी चीज को पुलिस जो है छोड़ना नहीं चाहती है ताकि कोई ऐसी परिस्थिति आने पर ऐसा मामला ना आए कि सबूतों के अभाव में कोई चीज हल नहीं हो पाई है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी लीगल तरीके से संपन्न हुई है, वहां से बस बॉडी जस्ट निकलने वाली। और प्रतीक यादव के करीबी का दावा, रात 11 बजे एक बार अस्पताल ले जाया गया था। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर स्वप्निल नाम का एक व्यक्ति जिसने ये दावा किया कि रात 11 बजे भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। हालांकि उस व्यक्ति का ये भी कहना है कि उसका कोई संबंध नहीं था, प्रतीक यादव से निजी संबंध नहीं था, लेकिन वो जिम की वजह से प्रतीक यादव को जानता था। दावे उसने क्या किए हैं आपको एक बार फिर सुनाते हैं। जी हमारे साथ उनके आप उनके क्या परिवार से जुड़े कहाँ थे? नहीं, परिवार से नहीं, मैं जिम से जुड़ा हूँ भैया से। जिम में मेरी मुलाकात हुई थी भैया से, मैं जिम से जानता हूँ। अभी आखिरी बार कब मुलाकात हुई उनसे? कुछ टाइम पहले मुलाकात हुई थी भैया से। कल रात को आप थे साथ में? कल रात में हम नहीं सिविल हॉस्पिटल में गए थे, फिर उसके बाद हम चले आए थे वहाँ से। कितने बजे करीब? 11 से 12 के समथिंग। रात को 11 बजे ले गए थे वहाँ अस्पताल? अस्पताल ले जाया गया था भैया को, उसके बाद कुछ मालूम नहीं हमको क्या हुआ है। रात को 11 बजे प्रतीक यादव अस्पताल ले गए थे? जी ले गए थे भैया को। ले गए? कौन ले गया था? सब लोग थे वहीं पे, उनके परिवार के लोग सब लोग थे। और अस्पताल से फिर वापस घर ले गए? हाँ जी। आपका शुभ नाम? स्वप्नेश पांडे। सोमेश पांडे। स्वप्नेश पांडे। आप कहाँ रहते पांडे? जी डालीगंज में रहते हैं। डालीगंज में रहते। आप जिम उनके साथ करते थे? जी जिम में जाता था। अम्बुज भैया ट्रेनर थे, उन्हीं के पास में उन्होंने एडमिशन कराया था। भैया से मुलाकात हुई। भैया बहुत नेक अच्छे दिल के थे और बहुत ही सज्जन थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कब से वो जिम नहीं आ रहे थे? इधर और काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे थे। 1-2 महीने पहले मुलाकात हुई थी भैया से, उसके बाद से मुलाकात नहीं। वहीं आयरनपुर घूमती नगर। वैसे रेगुलर आते थे वो रेगुलर वैसे आते थे। रात को आप लोग थे साथ में जब अस्पताल ले गए? जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप वहाँ सिविल में भी थे, तो आप प्रतीक जी के करीबी में? हाँ, बहुत ज़्यादा। प्रतीक आपके मित्र थे? हाँ जी। तो आप सुबह सिविल अस्पताल में, चूँकि मैं देखा, आप कब से पहुँचे हैं वहाँ पर? मैं सुबह 5:30 बजे आ गया था सिविल हॉस्पिटल। क्या उस वक्त ब्रॉड डेड थे, उनकी डेथ हो चुकी? देखिए, घर में ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी, बट जब ले आए तो वो तब तक नहीं बच पाए थे। ये बताया जा रहा है कि किचन में वो गिरे हुए अचेत अवस्था में मिले थे सुबह करीब 3:45-4 बजे। अब गिरे हुए की बात नहीं है, हो सकता है बेहोश हो गए हो या कुछ ऐसा हो गया हो, बट घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं उनको। कोई उनका इलाज चल रहा हो किसी की तरह की बीमारी का? नहीं, कोई इलाज नहीं चल रहा था उनका। फिट एंड फाइन थे वो? ठीक थे, बट बीच बीच में उनकी तबीयत खराब हो रही थी। कोई ऐसी बीमारी की, मतलब चाहे कोई कार्डियक बीमारी हो, शुगर हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ जिम वगैरह करते थे? पहले करते थे हम लोग साथ में ही जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे। अभी तो देखने में वो दुरुस्त लग रहे हैं, बिल्कुल फिट थे। अच्छा खासा वेट करते थे? अभी जिम नहीं करते थे। क्या कहीं कोई जाहिर निशान दिख रहा था आपको उनके शव पर? जाहिर निशान कुछ ऐसा नहीं है, ऐसी कोई अफवाहों पे ना जाइए। उनकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है जो भी प्रॉब्लम हुई हो, है ना, और वो बेहोश होकर गिर भी गए होंगे तो उनको सीधे हॉस्पिटल ही ले आया गया। बट हाँ, रास्ते में हो सकता है कि ब्रॉड डेथ हो गए, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया हो। आपके हिसाब से कोई ऐसी चोट नहीं? नहीं, कोई चोट नहीं थी। चोट से उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। क्या डॉक्टर्स ने ऐसा बोला, कोई सस्पेक्टेड मतलब पॉइजनिंग वगैरह? नहीं, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आपको बता देगी ना एग्जैक्ट की रीजन क्या है। आपका शुभ नाम? सुमित केशवानी। सुमित केशवानी जो प्रतीक यादव के करीबी मित्र हैं, वो मौके पर मौजूद भी थे। हम खुद भी उनसे एक बार सिविल अस्पताल में भी बात कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो फिट एंड फाइन थे, उनकी जानकारी में कोई ऐसी बीमारी नहीं प्रतीक यादव को थी। और हालांकि बीते कुछ समय से वो जिम नहीं कर रहे थे, लेकिन पहले सुमित के साथ ही वो जिम करते थे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ।
कई कॉन्ट्राडिक्टरी दावे आ रहे हैं। खुद को प्रतीक का करीबी, तो खुद को प्रतीक का करीबी बताने वाले अलग अलग लोगों के अलग अलग दावे हैं। यहां दो बात, सुमित केसरवानी को आपने सुना, उनका कहना है कि सेहत में कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थे, अचानक तबीयत बिगड़ी। वहीं दूसरी तरफ स्वप्नेश नाम के व्यक्ति का दावा है कि रात 11 बजे भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था और वहां से वो घर लौट आए थे और उसके बाद सुबह ये खबर आई है। तो अलग अलग दावे हो रहे हैं जो खुद को करीबी बता रहे हैं प्रतीक यादव के। हकीकत क्या है, आधिकारिक बयान का इंतजार है, पुष्टि का इंतजार है। मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उससे सच्चाई साफ हो पाएगी। और पुलिस क्या कहती है, अस्पताल की टीम क्या कहती है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। अभी उसका इंतजार चल रहा है, फिलहाल तो दावे ही हो रहे हैं। और इस वक्त अलाउद्दीन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ हमारे सहयोगी ऋषभ मौजूद है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जो कि सिविल अस्पताल भी गए थे। अलाउद्दीन, आपके पास आती हूं। एक और खबर जो आ रही है कि 30 अप्रैल को भी प्रतीक यादव को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लखनऊ में ही एक निजी अस्पताल में, और 3 दिन तक वो भर्ती रहे थे और उसके बाद बिना छुट्टी के ही घर चले गए थे। और उस वक्त जो खबर आई थी कि उन्हें फेफड़े की बीमारी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें ब्लड का थक्का बन जाता है फेफड़े के अंदर, इसे लेकर क्या इंफॉर्मेशन अभी आपके पास, कोई जानकारी है क्या? देखिए, साफ तौर से इस बात को आपको मान के चले, जैसे उनके संगी साथी बता रहे थे कि नहीं वो बीमार नहीं थे, तो इस बात में कोई शक नहीं, वो बीमार थे और कई सालों से उनका इलाज चल रहा था। जो शुरुआती उनकी मर्ज थी वो किडनी से जुड़ी हुई थी, लेकिन वो मर्ज धीरे धीरे दूसरी अंग जो है शरीर के, उसको भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, जैसा कि आप खबरें लगातार आ रही हैं कि फेफड़े की में भी दिक्कत आ गई थी, सांस लेने में दिक्कत थी। इसके अलावा नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां उनको थी। इसका साइकोलॉजिस्ट की भी से भी उनका इलाज चल रहा था, यानी मानसिक रोगी से लेकर के आपका किडनी, फेफड़ा, नर्वस, न्यूरो, ये तमाम इलाज उनके चल रहे थे। और यही वजह थी कि सुपर स्पेशलिटी के इलाज के लिए उनको वहां भेजा गया था फॉरेन, लेकिन इस बीच में वो आ गए थे। लेकिन जो घटनाक्रम अभी ताज़ा घटा है आज के दिन, यानी देर रात से, उसमें तमाम चीज़ों को लेकर के जब तक पर्दा नहीं उठेगा पुख्ता तरीके से, जब तक पूरे मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या है और जो चोट के निशान हैं, जो दावे किए जा रहे हैं चोट के निशान के शरीर पे, वो कितने घंटे पहले के हैं और वो किस तरह से आए हैं। क्योंकि पोस्टमार्टम में एक एक चीज़ बहुत बारीकी से जांची जाती है, न सिर्फ उसका गुणांक देखा जाता है, बल्कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी समय का निर्धारण और चोट के लगने की संभावनाएं, तमाम पहलुओं पर नजर रहती है। तो ये ब्रीफ एक बुलेटिन होता है किसी की भी मौत के बाद उसकी वजहों को ढूंढने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक्सपर्ट की टीम है और देश के नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने चिकित्सा संस्थानों में से एक की टीम ने पूरा पोस्टमार्टम को अंजाम दिया है। सामान्यतः किसी दुर्घटना में या किसी तरह की मौत होने पर पोस्टमार्टम 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाता है, लेकिन इस पोस्टमार्टम में कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का समय एक्सपर्ट की टीम ने लगाया है, वीडियोग्राफी भी करी गई है। तो जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, शक शुबहात और जितनी खबरें हैं, जितने लोगों के बयानात हैं, उन बयानात पर गौर करने की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं सारी चीजों से लबो-लुआब निकलेगा। क्योंकि पुलिस अब पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है, रूम सील है, लैपटॉप सील है, मोबाइल कब्जे में है और तमाम फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। तमाम तो ये बातें बता रही हैं कि इस पूरे मामले में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। ये मुख्य सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, अभी भी आप देखें तो भारी संख्या में पुलिसकर्मी हैं। अभी करीब 50 की संख्या में पीएससी के जवानों को बढ़ाया गया है, उनको एक बार फिर से इन घरों के आसपास तैनात किया गया है, क्योंकि स्थिति परिस्थिति को संभालना भी एक जिम्मेदारी है। तो साफ तौर से एक बार फिर से ठीक आवाज की तरफ अगर कैमरे को जूम करेंगे, तस्वीरें साफ तौर से आप देखें तो वहां पर तादाद पुलिस की बढ़ा दी गई है। तो अब जो इंतजार है वो इंतजार है उनकी। अलाउद्दीन, देखिए, प्रशासन की हलचल दिख रही है, पुलिस टीम बढ़ा दी गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का दफ्तर हो या प्रतीक यादव का घर हो।
वहां पर जो चाहने वाले हैं, समर्थक है या जो जानते हैं प्रतीक यादव को, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। लेकिन परिवार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रतीक यादव के साले जो उनके साथ थे रात में, या फिर अपर्णा यादव की मां जो कि घर पर मौजूद हैं। अपर्णा यादव का फिलहाल इंतजार चल रहा है, लेकिन उनकी मां घर पर मौजूद है। तो कम से कम ये जानकारी तो परिवार की ओर से दी जानी चाहिए कि पार्थिव शरीर को कहां ले जाया जाएगा, क्योंकि जो लोग भी जानते हैं प्रतीक यादव को या समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इनका जुड़ाव तो पार्टी के मुखिया से है, तो फिर वो जानना चाहते हैं कि प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को कहां ले जाया जाएगा। तो इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने न आना, यह भी एक सवाल है। देखिए, साफ तौर से क्योंकि ये बेहद दुख की घड़ी है और परिवार में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या संस्था है वो है खुद अपर्णा यादव जी, क्योंकि वो शहर में मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो बड़े फैसले हैं, खासतौर से अंतिम संस्कार का, इस फैसले में उनका मेरा मानना है अहम रोल होगा। और जो खबरें हैं कि पुलिस के हवाले से कि वो मुंबई वाया मुंबई होकर के आ रही हैं, तो ऑब्वियस है 2 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट से 2 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट है, तो इस बीच में बात कर पाना या कम्युनिकेशन संभव नहीं है। बाकी परिवार के सदस्यों की जहां तक बात है कि उनकी मदर है, बहन है, मेरे ठीक पीछे जो आवास है वहां पर वो आ गई हैं, बच्चे आ गए हैं। तो ऐसे में और डिस्कशन जरूर चल रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से मेरे सामने ही डीप फ्रीजर बुलाया गया है, मंगा के रखा लिया गया है 1.5 घंटे पहले। इसके बाद करीब 150 से 200 की संख्या में कुर्सियां हैं, एक टेंट की व्यवस्था की गई है। तो इस बात की तरफ ये बात इशारा करती है कि तैयारियां पुख्ता हैं। लेकिन क्योंकि